सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। 16 दिसंबर 1971, ठीक 53 साल पहले इसी दिन भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान के दंभ का दमन कर दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क तामीर कर दिया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने युद्ध की शुरुआत से पहले इंदिरा गांधी से कहा था कि पाकिस्तान को हराने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन सिर्फ 13 दिनों में भारत के जाबाजों ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। युद्ध के आखिरी दिन यानी कि 16 दिसंबर को भारत के शूरवीरों के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। आज देश में पाकिस्तान पर भारत की उस शानदार जीत का जश्न मनाया गया। देश के अलग अलग शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में सेना की ईस्टर्न कमांड के मुख्यालय फोर्ट विलियम्स में भी शानदार समारोह हुआ। लेकिन आधी सदी बाद ये पहला मौका था जब उस मुल्क में 16 दिसंबर के विजय दिवस की चमक फीकी दिखाई दी, जिसका अस्तित्व ही इस तारीख से जुड़ा है। तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेश में विजय दिवस का वो रंग नहीं दिखा। 1971 के दिसंबर से 2024 का साल आते आते कहीं बांग्लादेश भूल तो नहीं गया कि वो युद्ध लड़ा क्यों गया था। 16 दिसंबर 1971 शाम 4:31, 95,000 युद्धबंदी, 56,694 सैनिक, 12,192 पैरामिलिट्री। 16 दिसंबर की कहानी बस एक मुल्क, उसकी जमीन, उसके दुस्साहस, उसके अहंकार और उसकी पहचान के टुकड़े हो जाने भर की कहानी नहीं है। बल्कि ये एक ऐसे देश की भी कहानी है जो किसी गैर मुल्क में अपनी ही सरकार के जुल्म सितम की आंच में झुलसते लाखों लोगों की रक्षा के लिए खुद युद्ध की आग में कूद पड़ा था। ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसने लाख उकसाने पर भी कभी आगे बढ़कर हमला नहीं किया, लेकिन जब छेड़ा गया तो अपने पराक्रम से शत्रु को ऐसा सबक सिखाया जिसकी टीस उसे आज आधी सदी बाद भी सालती है। ये कहानी है भारत और उसकी सेना के अप्रतिम शौर्य, साहस और बलिदान की। मोहम्मद यूनुस के भाषण
और विजय दिवस के बधाई संदेशों में भी इस बार भारत का जिक्र नहीं है। लेकिन बात अगर मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले बांग्लादेशी सैनिकों की करें तो वो आज भी अपने मुल्क के जन्म की कहानी में भारतीय सेना के योगदान की कहानी को बेहद गर्व और कृतज्ञता के भाव से सुनाते हैं। Indian Army trained Mukti Bahini, given her arms and ammunition, and operated with us, especially in the month of December, which led to a total victory. Otherwise, an army of 93,000 doesn't surrender within 13 days war. It was a very good cooperation with the two countries. And here I'd like to say something which must be known to people, which I always say, the blood of the Indian soldiers are flowing, will flow, and will keep flowing through Padma, Meghna, Jamuna, and Tista, our great rivers, and make our soil more fertile, our relationship more durable. Will come and government to go, but people are going to stay. I believe people of Bangladesh will remember 71 and remember the assistance 71 gave us. And we must be the best of neighbors. Together we can grow, because without togetherness there will be no development. The common people of Bangladesh who are striving hard to fulfill their needs, education of their children and their future. We must have peace, tranquility and friendship. This is the message we would like to discuss with you. 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने अपने पराक्रम की स्याही से दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश की तकदीर लिखी थी। भले ही आज बांग्लादेश के हुक्मरान उस स्वर्णिम अतीत को भुलाकर भारत की ओर टेढ़ी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए लड़ने वाले योद्धा और बांग्लादेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये भारत की सेना का पराक्रम ही है जिसकी वजह से दुनिया के नक्शे पर आज बांग्लादेश का अस्तित्व है। In a democratic society, people have different opinions, but we war veterans, which is we see all around us, will never forget 71. Our children will never forget 71, because Bangladesh is a grateful nation, and grateful nation is an honorable nation. कोलकाता से अनुपम मिश्र और राजेश साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो कहानी जिसे बांग्लादेश भुला बैठा है, उस कहानी को भारत कभी भूल नहीं सकता। 16 दिसंबर की इस कहानी की नींव 1947 के बाद से ही पड़ गई थी। पश्चिमी पाकिस्तान के उर्दू भाषी पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषियों को खुद से कमतर मानते थे। सालों तक पलती इस नफरत के बीच ही 1970 में यह नफरत चरम पर पहुंच गई। आम चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग भड़क गई, जिसका दमन करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने ही मुल्क में कत्लो गारत का वो सिलसिला शुरू किया जिसकी भेंट लाखों जिंदगियां चढ़ गई। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की तादाद में रिफ्यूजी भारत के पूर्वी राज्यों की सरहदों में दाखिल होने लगे। भारत के लिए एक साथ इतने शरणार्थियों को पनाह देना मुश्किल हो रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये समझ लिया कि रिफ्यूजीज की समस्या का तुरंत समाधान ढूंढना होगा। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ को बुलाया और इस समस्या का रास्ता निकालने की ताकीद की। What are you doing about it? And I said, nothing. Got nothing to do with me. And she said, I want you to go in and take action. And I said, do you know what that means, Prime Minister? And she said, no. I said, it means war. And she said, I don't mind if there's war. उधर पूर्वी पाकिस्तान में हालात और बिगड़ते जा रहे थे। टिक्का खान को उसके अत्याचारों के चलते बंगाल का कसाई कहा जाने लगा था, लेकिन बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान के ईस्ट की कमान लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को थमानी पड़ी, मगर हालात सुधरे नहीं। पाकिस्तान ने अपने ही देश के पूर्वी हिस्से में दुर्दांत अत्याचारों की एक ऐसी त्रासदी का निर्माण कर दिया था जो मानव इतिहास के माथे पर एक कलंक की तरह है। पाकिस्तान अपना ही देश छोड़कर भारत की शरण में भागते लोगों की लाचारगी को चुपचाप देखता रहा।
इधर भारत में रिफ्यूजीज की इतनी बड़ी संख्या सरकार के लिए समस्या बनती जा रही थी। पाकिस्तान को एहसास था कि भारत की फौज कभी भी ढाका की ओर कूच कर सकती है। इससे पहले उसने खुद ही भारत की पश्चिमी सरहद पर हमला बोल अपनी बर्बादी को दावत दे दी। 3 दिसंबर 1971 शाम 5:31 कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। ये तीसरा मौका था जब पाकिस्तान के दुस्साहस ने अपना सिर उठाया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट बेसिस पर हमला बोल दिया और युद्ध की शुरुआत हो गई। भारत हर मोर्चे पर मुस्तैद हो गया। भारतीय सेना ने पूर्वी सीमा पर पाक के 2 एयरफील्ड्स पर बमबारी कर दी। पाक की बदनीयती को भांपकर सेना ने देश की पश्चिमी सीमाओं पर हवाई गश्त तो शुरू कर दी, लेकिन अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। पाकिस्तान बस इसी ताक में बैठा था और फिर जंग छिड़ी लोंगेवाला की। भारत की पश्चिमी सीमा पर थार के रेगिस्तान का छोटा कस्बा है लोंगेवाला। उस वक्त पाकिस्तान ने सोचा कि कम तैनाती वाली सरहद से भारत में दाखिल हो जाएं और इलाके पर कब्जा जमा लें ताकि पूरब की भरपाई पश्चिम में हो सके। 4 दिसंबर 1971 की रात लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई में 23 पंजाब रेजिमेंट की सिर्फ एक कंपनी तैनात थी, यानी कुल 120 जवान। सामने से पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिक आ रहे थे, जिनके पास 90 के आसपास टैंक और ट्रकों का जखीरा था। भारत के जवान यदि पीछे हटते तो पाकिस्तानी कंपनी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ भारत के पश्चिमी शहरों में दाखिल हो सकती थी। लेकिन वहीं ऐसे मौके पर वहां डटे रहना आत्महत्या करने के समान था। उस वक्त तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि वायुसेना के विमान रात में उड़ान भर सकते थे। इसका सीधा मतलब था कि सुबह से पहले किसी भी तरह की मदद पहुंच नहीं सकती थी। अचानक हुए इस हमले में बारूदी सुरंग तक बिछाने का भी समय नहीं मिला था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ये जानते थे कि यहाँ पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, सो अपने एक एक सैनिक के साथ आखिरी सांस तक डटे रहने का इरादा करके जंग में उतर गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वायुसेना के हंटर विमानों ने लोंगेवाला की ओर उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना ने उस रोज लोंगेवाला में ऐसी विध्वंसक बमबारी की कि पाकिस्तान के 37 टैंक और 100 के करीब आर्म्ड गाड़ियां अपनी जगह पर नष्ट हो गईं। घमासान जंग के बीच से पाकिस्तानी सैनिक अपने अपने टैंक छोड़कर भाग रहे थे। बेचारा पाकिस्तान इस इरादे से आया था कि वो लोंगेवाला में नाश्ता करेगा, रामगढ़ में लंच करेगा और जैसलमेर में जाकर डिनर करेगा। लेकिन भारत में जमीन और आसमान के वीरों के संयुक्त प्रयासों के कारण लोंगेवाला में पाकिस्तान की एक पूरी T-59 रेजिमेंट का नामो निशान मिट गया। पाकिस्तानी सेना सीमा पर ही ढेर हो गई थी। लोंगेवाला की लड़ाई पाकिस्तान के मनोबल पर जबरदस्त चोट थी। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फिर कभी पश्चिमी सीमा की ओर ताकने की गुस्ताखी नहीं की। लोंगेवाला में थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, तो उधर भारतीय नौसेना ने सागर के सीने पर सवार हो पाकिस्तान पर सीधा आक्रमण कर दिया था।
भारतीय नौसेना के तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल नंदा ने वेस्टर्न सी बोर्ड के कमांडर वाइस एडमिरल एसएन कोहली को पाकिस्तान के युद्धपोत और बंदरगाहों को तबाह करने के लिए सबसे घातक नेवल फ्लीट 25 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को रवाना करने का निर्देश दे दिया। चार से 5 दिसंबर 1971 की दरमियानी रात को भारतीय नौसेना की 25 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया। इस विनाशकारी आक्रमण से पाकिस्तानी नौसेना को इतना बड़ा झटका लगा था कि वो आने वाले कई सालों के लिए अपंग बनकर रह गई। खास बात ये रही कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। कोड नेम ऑपरेशन ट्राइडेंट को आधुनिक नौसैनिक इतिहास में सबसे सफल ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 8 से 9 दिसंबर की रात को ऑपरेशन पाइथन के नाम से एक और साहसी हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान नौसेना का टैंकर ढाका में डूब गया और कराची में से पाकिस्तान के गवर्नर ऐसे डरे कि वहीं खड़े खड़े पद से इस्तीफा दे हथियार डाला। जनरल नियाजी ने आंसू भरी आंखों से अपनी पिस्तौल सौंपी। इसके साथ ही दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान की सूरत हमेशा के लिए बदल गई। शौर्य की स्याही से इतिहास का ये गर्व भरा अध्याय लिखने वाले भारत के रणवीरों की विजय गाथाएं सदा के लिए अमर हो गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ जेएनयू स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।